तो आज का टॉपिक आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसको कूलाम का नियम के भी द्वारा हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो हमने आपके सामने एक लेक्चर इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया था गॉस का प्रमेय, बहुत अच्छे से मैंने बताया था और इसमें मैंने वैद्युत फ्लक्स बताया था, पूरे इसके कॉन्सेप्ट हमने बताया था। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वो कितने टाइप्स का होता है, बाहर की ओर उसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अंदर की ओर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, जब हम गॉस प्रमेय के द्वारा जो है सिद्ध किए थे, गॉसियन प्रमेय के थ्रू जो है हमने वहां पे निकालना बताया था आपको। तो अब इसके गॉस के प्रमेय के हिसाब से जो है आपका ये पॉइंट हमने जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो ये भी एग्जाम से है, इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट आप पकड़ना सीखो, क्योंकि हम आपको जो है एक बारीकी से बारीकी छोटा छोटा ची पॉइंट है जो आपको जो है यहाँ पे बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे। मेरे साथ प्रॉपर बने रहो और मस्त दम समझ आएगा आपको और एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर करते चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना बताएंगे। इसको कूलाम का नियम ही बोलते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका कूलाम का नियम क्यों बोलते हैं। यहाँ पे इसको लिख लो आप, कूलाम का नियम भी बोलते हैं, कूलाम का नियम भी बोलते हैं। ये कूलाम के नियम पर डिपेंड करता है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये हम गॉस के प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, उसी के थ्रू जो है आपको निकालना बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से समझाने के बाद जो है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट में भर दूंगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर जो है आपको समझ आएगा और दबा के इसको जो है अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करो, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में किया है। मैंने क्या बताया था कि आपका पूरी जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आपके पकड़ के साथ चलूंगा और कॉन्सेप्ट जो है आपकी पूरी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका जो है डायग्राम पहले आपके दिमाग में मैं बसाना चाहता हूं। सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। पहले सबसे पहले जो है आप डायग्राम बना लो, एक तरह का सर्कल बना लो, ठीक है। सर्कल बना लो और मैं बताता हूं ये आपका बिंदु है ओ है, ठीक है। यहां से ध्यान दो, ये आर त्रिज्या है, ये बिंदु ओ है, ध्यान दो ये बिंदु ओ है। आप थोड़ा सा और अच्छे से बना लो, बिंदु ओ है, बिंदु ओ है, ठीक है। सर्कल थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बनाना, जैसे सर्कल होता है ऐसे सर्कल होना चाहिए। ये हल्का सा डिसमैच है तो आप इसको सो है ना हल्का सा मिला लेना। ये अब देखो यहाँ पे एक अवयव जो है, यहाँ पे मैं मान लेता क्षेत्रफल अवयव जो है, क्षेत्रफल अवयव जो है यहाँ पे डीए है, मान लेते ये जो है क्षेत्रफल अवयव जो है डीए है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। बिलगित बिंदु आवेश है, यहाँ पे बिलगित बिंदु आवेश है प्लस क्यू है, बिलगित बिंदु आवेश है प्लस क्यू है। और आर दूरी पर बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र है। बिंदु पी पर यहाँ पे क्या है, बिंदु पी पर, इसको बिंदु पी मान लेते हैं ना, ध्यान दो इसको बिंदु पी मान लेते हैं। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, राइट। अब अवयव जो है इसका जो अवयव क्षेत्रफल है, यहाँ पे अवयव क्षेत्रफल यहाँ पे माने तो ये जो है आपका डी ए है, इसको भी वेक्टर डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अवयव क्षेत्रफल है और दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, दोनों का डायरेक्शन जो है एक ही दिशा में है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन जो है एक ही दिशा में है। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखोगे। और देखो बिंदु ओ जो है निर्वात तथा वायु में है, माने तो यहाँ पे निर्वात तथा वायु में भरा हुआ है, ये आपका जो है निर्वात तथा वायु में भरा हुआ है। बिंदु ओ जो है निर्वात तथा वायु में रखा हुआ है। और बिंदु ओ पर जो है आर दूरी पे क्या करते हैं, यहाँ पे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर दूरी पर एक त्रिज्या एक काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचते हैं, एक काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचते हैं और काल्पनिक गोली पृष्ठ के गैसियन पृष्ठ बोलते हैं। काल्पनिक गोली पृष्ठ को क्या बोलते हैं, गैसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक गोली पृष्ठ को गैसियन पृष्ठ बोलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचते हैं और इसे गैसियन पृष्ठ बोलते हैं, राइट। इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि काल्पनिक गोली पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गैसियन पृष्ठ बोलते हैं। काल्पनिक गोली पृष्ठ को क्या बोलते हैं, गैसियन पृष्ठ बोलते हैं। तब इस केसेस में हमको पता चला कि गैसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर गैसीय पृष्ठ पर मतलब किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ध्यान देगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी।
तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, तब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, राइट। तब इस केस में हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अवयव क्षेत्रफल dA दोनों एक ही दिशा में होगा, दोनों एक ही दिशा में होगा। तब इस पर एक कोण, जब इस पर एक कोण जनरेट होगा जिसको बिंदु पर समान एक ही दिशा में होगा, तब इसके बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश जब होगा तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये तो दिमाग में कॉन्सेप्ट है। अब समझो, ये तो आपका लिखने का प्रक्रिया था कि अब हम इतना प्रोसेस जो है अब लिखेंगे इसके बारे में, क्योंकि जितना हमने बताया वो अपने आप में लिखने की कोशिश करना, अपने भाषा में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि आप जो समझोगे उसको जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना यहाँ पे, ताकि आपके लैंग्वेज में अगर रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सुनो, इसके बाद अब क्या करोगे, अवयव क्षेत्रफल dA है, क्या है, अवयव क्षेत्रफल dA है। तो अवयव क्षेत्रफल dA के कारण क्या लिखोगे यहाँ पे, अवयव क्षेत्रफल dA के कारण, अवयव क्षेत्रफल dA के कारण यहाँ पे लिखोगे अवयव क्षेत्रफल dA के कारण। मैं डायरेक्ट लिखता हूं अवयव क्षेत्रफल dA के कारण, अवयव क्षेत्रफल dA के कारण वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा d फाई बराबर यहाँ होता है वेक्टर dA। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर, आपको मैंने बताया था कि AB cos थीटा होता है, AB cos थीटा होता है। आपने वेक्टर क्वांटिटीज में पढ़ा होगा, आपने वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज में आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा होता है। अब जहां पे cos थीटा वहां पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, E DA cos थीटा। थीटा के स्थान पे क्या रखोगे, 0। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू, बहुत सही, अरे आपको पता है cos 0 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे जब 1 पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, EDA आएगा, EDA। तो d फाई बराबर हो जाएगा आपका EDA। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, इतना हो गया। अब समझो, इतना निकालने के बाद d फाई बराबर EDA, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहां पे निकालेंगे, यहां पे देखेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ पर कुल फ्लक्स, क्या निकालेंगे, संपूर्ण, यहां पे लिख दिए संपूर्ण, इसके बाद ध्यान दीजिए, अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ पर गोलीय फ्लक्स बराबर, फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन EDA बराबर मैं इसको लिखूंगा E क्लोज इंटीग्रेशन DA। इतना करने के बाद इसको वेक्टर लगा लीजिए, यहाँ पे वेक्टर लगा लीजिए यहाँ पे। अब इतना नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए वेक्टर E डॉट DA है, तो आप जो है cos थीटा की वैल्यू कितना आता है, cos थीटा मतलब थीटा बराबर 0। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो EDA आएगा, तो हम इसको बाहर करते हैं तो ये जो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम क्लोज इंटीग्रेशन DA लिख सकते हैं, वेक्टर हट जाएगा ना। अब इस केस में हम यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ पर गोलीय फ्लक्स जो होगा, संपूर्ण पृष्ठ पर गोलीय फ्लक्स फाई बराबर E क्लोज इंटीग्रेशन DA। अब इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ पर E जो है आपका कांस्टेंट है, संपूर्ण पृष्ठ पर जो है E जो है आपका कांस्टेंट है। यहां पे लिख लो कि संपूर्ण पृष्ठ पर जो है E जो है आपका नियत है, संपूर्ण पृष्ठ पर, यहां पे लिख लो संपूर्ण पृष्ठ पर E आपका क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। इतना लिख लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, नियत है, तो इस केस में हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ DA बराबर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, जो गोलीय का क्षेत्रफल है।
जो गोली का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस मान को उठा करके हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतने का स्थान पे जो है मैं इसका वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो यहाँ पे लिख देंगे जहां 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 क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये किसका है? गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इस केस में हम लिखेंगे यहाँ पे फाई बराबर, ध्यान दो, इस केस में लिखेंगे यहाँ पे फाई बराबर होता है, फाई बराबर, देखो इसके स्थान पे हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर रख रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर रख रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा गॉस का प्रमेय से फाई बराबर आपने क्या पुट किया था? फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पुट किया था। क्या रखा था? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस के प्रमेय के थ्रू जो है आपको हमने बताया था कि फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो है हमने आपको गॉस के प्रमेय के थ्रू बताया था। तो इसको जो यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको याद रहेगा, गॉस के प्रमेय में मैं यहां पर रखूंगा, तो यहां पर लिखूंगा फाई बराबर क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, इसके बाद लिखेंगे ई बराबर, ध्यान दो, इसका मान निकालना है, ई को निकाल रहे हैं, तो ई को लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको देख आपको कुछ समझ आ रहा है? देख के समझ आ रहा है? बहुत सही। ये क्योंकि वैल्यू से तीव्रता निकल गया, ई इज इक्वल टू क्या निकल गया? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना निकल गया। अब इसका केसेस इतना आपने नोट कर लिया होगा, हम थोड़ा सा साफ करने चलेंगे। थोड़ा सा देखिए, इतना आपने बहुत अच्छे समझा होगा, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या निकल गया? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो आप इसको नोट कीजिए, इतना नोट कर लिया आपने, ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं, हल्का सा इसको जो है साफ करते हैं। ध्यान दो, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, और इसको थोड़ा सा मैं साफ करता हूं। देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो, प्लस क्यू आवेश पर बिंदु O से R दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वेक्टर E है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है, मान लेते हैं यहाँ पे एक परीक्षण आवेश जो है, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है, ठीक है। जहां पे ये प्लस Q है, वहां पे क्या है? एक Q नॉट जो है आवेश रख दिया गया, क्योंकि वो परीक्षण आवेश है। तो उस केसेस में अगर हम बात करेंगे तो उस पर एक क्या होगा? एक वैद्युत बल लगेगा, ठीक है। एक परीक्षण आवेश Q रखते हैं तो उस पर क्या होगा? एक धन आवेश Q नॉट पर एक आरोपित बल होगा, जो आरोपित बल F इज इक्वल टू होगा, आरोपित बल F इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू ई हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई हो जाएगा। ई का मान उठा करके आप जब यहां पे पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे आर स्क्वायर। अब सुन लो, ये आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? ये क्या है? कूलाम का नियम दिख रहा है आपको? कि कूलाम के नियम में हमने बताया था आपको, कूलाम के नियम F इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आपने पढ़ा था। ये क्या है? कूलाम के नियम को डिपेंड कर रहा है। तो गैसीय पृष्ठ के द्वारा जो हम निकालते हैं गॉस के प्रमेय, जब हम गॉस के प्रमेय के रूल से लगाने के बाद जब हम निकालते हैं किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र अगर निकालते हैं, तो ये क्या था? कूलाम के नियम और जो गैसीय पृष्ठ के थ्रू जो आप निकालेंगे, तो दोनों नियम जो एक ही है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो बिंदु आवेश Q से R दूरी पर एक बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। अब मान लेते हैं इस पे एक परीक्षण आवेश जो है Q नॉट है, परीक्षण आवेश जो है एक Q नॉट हमने मान लिया है। तो इस पे एक आरोपित बल जो है, बल जो है F इज इक्वल टू क्या होगा? Q नॉट इंटू ई हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई हो जाएगा। इतना आप लिखोगे, ठीक है। कंडीशन इतना समझाया। उसके बाद क्या करेंगे अपन? इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो नियम है कूलाम का नियम है, जो कि गॉस के प्रमेय के द्वारा व्यक्त किया गया है, ठीक है। अब समझो ना, ये नियम क्यों लगाया गया है? गॉस के प्रमेय के थ्रू जो ये प्रूव करके हमने इसको जो है कूलाम के नियम नाम दे दिए हैं। तो ऐसा क्यों बोले हैं? कुछ रीजन होगा ना इसका। तो गॉस का नियम केवल इसलिए लागू होता है क्योंकि इसके जो घात में क्या है? 2 है। ध्यान दो, इसकी घात में क्या है? यहाँ पे 2 है। आप लिखोगे कि
अगर यहाँ पे बात करेंगे कि गॉस का नियम इसलिए लागू होता है क्योंकि इसके घात के ऊपर कितना है, 2 है, घात के ऊपर कितना है, 2 है। अगर हम मान लेते हैं घात के ऊपर 2 है, तब इस केसेस में हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। आप घात 2 के रिस्पेक्ट में हमने बात किया है, तो 2 के रिस्पेक्ट में आपने बात किया कि बद्ध क्षेत्र की तीव्रता E जो है Q बाई R स्क्वायर, जो यहाँ पे घात कितना है, 2 है। तब इस केसेस में हमारा लगता है कि इस केस में हमारा क्या है कि बद्ध क्षेत्र तीव्रता जो है Q बाई R स्क्वायर होता है, Q बाई R स्क्वायर होता है। अगर मान लेते हैं घात 3 कर दें, ध्यान देना मेरी बात को, अगर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का Q कर दें। देखो घात यहाँ पे कितना 3 है, यहाँ पे क्या है, घात जो है आपका, यहाँ पे घात लिख लो आप, घात जो है यहाँ पे घात 2 है ना, 2 है, और यहाँ पे क्या है, घात आपका कितना है, अगर 3 की केस में अगर हम बात करेंगे, घात यहाँ पे कितना है, 3, दिख रहा ना, ये घात यहाँ पे 3 है। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R Q होगा। तब हम यहाँ पे जानते हैं बिंदु आवेश Q के कारण R त्रिज्या पर बद्ध फ्लक्स जो होगा, R त्रिज्या पर बद्ध फ्लक्स जो होगा, φe बराबर हो जाएगा आपका, φe बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर, अब यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर cos थीटा वेक्टर ई डी ए cos थीटा आएगा। तो cos थीटा मतलब थीटा बराबर कितना रखोगे, 0 पुट करोगे, तो अपन जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इंटीग्रेशन डी ए, इतना लिख सकते हैं। अब सुनो, इसको हम साफ करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे इससे नीचे वाला, इसको हम साफ करते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझो, आप लोग समझ आ रहा है ना। अब देखो इसके बाद हम जानते हैं E और DA के बीच के एक ही दिशा में होगा। अगर एक ही दिशा में होगा E और DA, वेक्टर E और वेक्टर DA जो है दोनों एक ही दिशा में होगा, तो उस केस में हम जानते हैं, कि थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसका अप्लाई यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे φe बराबर हो जाएगा, यहाँ पे φe बराबर, ध्यान दो घात 3 का हमने बात किया यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का Q। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या रखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन DA रखेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन DA बराबर आपने पढ़ा होगा, हमने बताया था इतने बराबर क्या रखा था आपने, इतने बराबर याद आ रहा है ना, बहुत सही, 4 पाई R स्क्वायर रखा था। क्या रखा था हमने, 4 पाई R स्क्वायर रखा था। तो यहाँ पर रख देंगे अपन, तो यहाँ पर रखेंगे φe बराबर हो जाएगा, φe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का Q, और राइट यहाँ पे करेंगे तो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर, ध्यान दो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, एक बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, φe बराबर क्या अपना हो जाएगा, φe बराबर Q बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, Q बाई R हो जाएगा। तो अपन जब यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान दो यहाँ पे Q बटे R हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखो एक चीज और आपका बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट याद रहेगा। अब इसको लिख लेंगे φe बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आपका फार्मूला प्रूव हो चुका है। इसको जो है आप मार्क कर लो, ये आपका इंपॉर्टेंट के व्यू से जो है आपका निकला कि अगर बद्ध क्षेत्र की तीव्रता का स्क्वायर घात 2 है तो कूलाम के नियम को लागू करता है। अगर बद्ध क्षेत्र की तीव्रता पर घात अगर 3 अगर आता है तो उस केसेस में अगर हम प्रूव करेंगे, तो हमने बताया था कि घात 3 के लिए अगर हम बात करेंगे तो विद्युत फ्लक्स जो है φe बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर E क्लोज इंटीग्रेशन DA। अब यहाँ हम जानते हैं कि ये क्या है आपका संपूर्ण क्षेत्रफल, अगर मैं गोली पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या आता है 4 पाई R स्क्वायर है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये अप्लाई करने के बाद हमको ये पता चला कि 4 पाई R स्क्वायर रख देने पर जो है आपस में ये 4 पाई कैंसिल हो जाता है, R कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का मान जो है निकलता है। तो एप्सिलॉन 0 का मान जो हमने रख दिया यहाँ पे, एप्सिलॉन 0 का मान पता है ना आपको कितना होता है, आप पीछे चले जाओगे तो वहां पे 8.85 × 10 के पावर -12 होता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, तो न्यूमेरिकल के वैल्यू से हिसाब से लगाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब इसमें एक थोड़ा सा हल्का सा जो है टॉपिक लिख लीजिए। इस फार्मूला से एक चीज तो आपका नोट करके लिखो, यहाँ पे NOT नोट करके लिखो, आप जो पॉइंट हम लिखवाने जा रहे हैं नोट करके लिखो।
देखिए फाई बराबर क्या आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ रहा है। तो एक नोट करके लिखो कि हम देखो विद्युत फ्लक्स गोले के आकार पर निर्भर करता है, विद्युत फ्लक्स गोले के आकार पर निर्भर करता है, विद्युत फ्लक्स गोले के आकार पर निर्भर करता है, लिखो विद्युत फ्लक्स गोले के आकार पर निर्भर करता है जो कि गॉस के नियम के विरुद्ध है। ठीक है, लिख लिया ना, विद्युत फ्लक्स गोले के आकार पर निर्भर करता है जो गॉस के नियम के विरुद्ध है, अर्थात गॉस के नियम, लिखो अर्थात गॉस के नियम के लागू होने के लिए कूलाम का नियम, अर्थात गॉस के नियम के लागू होने के लिए कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम नियम होना ही चाहिए, मतलब स्क्वायर के रूप में ही होना चाहिए, तभी वह जो है गॉस के नियम को फॉलो करेगा, नहीं था क्यों के केस में होगा तो गॉस के नियम को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, गॉस के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो इस केसेस में आप जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर कूलाम के नियम को शो करता है, आप इस तरह रख सकते हैं। तो हमने आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता पर हमने कूलाम के नियम को आपको बहुत अच्छे से शो करके दिखा दिया है ये चीज। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज अगर समझ अगर आया होगा तो अपने आप को जो है ये डिपेंड करो कि हमने कुछ सीख के गए यहाँ से, और जो अपने फ्रेंड सर्कल के पास भी जो है इस चीज को शेयर करने की कोशिश करो। अच्छा चलो ठीक है, एक चीज और ध्यान दो, हम आपको जो है बेसिक से कॉन्सेप्ट लेते चल रहे हैं। अब इसके बाद जो है आपका पूरी जो है यहाँ पे सेकेंड चैप्टर चल रहा अभी आपका, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपका, और एक एक पॉइंट जो है मैं आपको सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आप अगर पढ़ते हो ना तो सबसे पहले जो भी चीज आप तैयारी करो डायग्राम को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करो। डायग्राम अगर फिक्स करते हो तो आपका हर पॉइंट जो है काफी अच्छे से समझ आएगा, और हमारा यही मानना है कि अगर डायग्राम दिमाग में है तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आप रट की तैयारी नहीं करो, क्योंकि साइंस रटने वाला चीज नहीं है, फिजिक्स जो है रटने वाला चीज नहीं है, रट मत पढ़ो। इसके बाद जो है थोड़ा सा कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद जो है फिर केमिस्ट्री पे आएंगे और फिर मैथ पाएंगे, ऐसे करके थोड़ा सा आपका सिलेबस डाल देंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो है आपकी कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलेंगे, थोड़ा सा होना चाहिए कि मतलब सभी में तैयारी होना चाहिए, आपका फिजिक्स में चलना चाहिए, केमिस्ट्री में चलना चाहिए। समझाने की कोशिश किया, अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता होगा तो दोबारा आप इसको लेक्चर को देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट में है आपको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, आप बताने की कोशिश किया। और ध्यान दीजिएगा, हमारा यही है कि आप अगर क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। एक एक पॉइंट जो है जो हम बोलते हैं आपको बोर्ड पर अगर नहीं लिखवा पाते हैं तो आप जो है मेरी बातों को सुन करके वीडियो को पॉज कर करके आप लिखा कीजिए वहां पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आपको काफी अच्छे समझ जाएगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, काफी लंबा हो गया वीडियो, तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू। और इसको जो है ना अपने दोस्तों सर्कल तक जो है इसको शेयर करो, दबा के शेयर करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हो मेरे साथ तो हम चाहते हैं आपको पूरी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, और भी मेरे साथ जो है ग्रुप में जो है एक टीम है, उस टीम के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। हम चाहते हैं आप लोग जो है मिलकर अच्छे रिस्पॉन्स दो, अच्छे से इसको दबा के अपने ग्रुप में शेयर करो अगर समझ आ रहा है तो, क्योंकि आप लोग जो है ना वीडियो जो है देखते हो और उसको जो है ना शेयर नहीं करते हो तो आप लोग गलत है यार, शेयर कर, क्योंकि अगर जब तक नहीं करोगे तब तक जो है आपके दोस्त या जो आपके फ्रेंड सर्कल तक ये वीडियो जिसको जरूरत होगा उसके पास नहीं पहुंच पाता होगा। तो आप दबा के शेयर करो और सीखो और सिखाओ। हमारा ये कहना है कि आपका ये मेन टारगेट होना चाहिए कि आप जो है सीखो और दूसरे को सिखाओ, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो ज्ञान बांटने की कोशिश करो। आप सोचोगे कि एक ही जगह मैं इसको रख दूंगा तो मजा नहीं आएगा, तो ज्ञान को बांटने की कोशिश करो। जिस तरह मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, बांट रहा हूं, समझा रहा हूं, उसी तरह आप दूसरे को समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, काफी इसको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, और इसको अच्छे से अपने फ्रेंड के पास शेयर करो।